टू ऑल, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कोटिलेरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर सेल, जो कोई भी सेल है, आखिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक सेल के निर्माण से लेकर उसके नए सेल बनने की जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और उसके लिए कितना कितना समय लगता है। तो एक सेल जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि थोड़ा ही देर में क्या होगा, सेल दूसरा सेल बन जाएगा। उससे सेल को बनने के लिए, नए सेल के निर्माण के लिए बहुत सारे तैयारी करना पड़ता है। तो उसी को हम बोलते हैं, उस जो तैयारी है उस पूरे तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद सेल को डिवीजन करना पड़ता है, तब जाके न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो उसे बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को आज हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक, चलिए यहाँ समझना है कि जो सेल साइकिल है, जैसे कि एक ह्यूमन का सेल है, तो उसका सेल साइकिल जो होता है ना, वह 24 आवर्स का होता है, 24 घंटा का होता है। मतलब एक जो ह्यूमन का जो सेल है वह 24 घंटे बाद वह दो सेल बन जाएगा, यदि डिवाइडिंग सेल है, यदि वह सेल डिवाइड करना चाह रहा है तब। ठीक, तो देखिए, डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके नहीं डिवाइड होगा। कहने का मतलब उसका विभाजन है, इसको दो सेल बनाना है। तो बताइए, सीधे दो विभाजन थोड़ी होगा। मतलब किसी फैमिली को दो फैमिली बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। जैसे कि गार्जियन है, तो गार्जियन क्या करेगा, इस दोनों जो उसके संतान है उसको जो भी सामान होगा उसके अंदर घर में, जो मतलब कुर्सी, टेबल, धन दौलत, उसके बाद और भी चीज जो होगा उसको क्या करता है, बराबर बराबर संख्या में दोनों को देता है। तो यदि कोई चीज नहीं है, यदि किसी के पास मतलब टीवी है और एक ही टीवी है, उसको दो में कैसे कैसे बांटा जाए, तो उसके लिए डबल टीवी करना पड़ेगा, दो टीवी खरीदना पड़ेगा, मतलब उसको कॉपी करना पड़ेगा ना, तब जाके हम दोनों को बांट सकते हैं। तो इस सब करने में जो उसके अंदर जो भी पदार्थ सिंगल है, तो उसको डबल करने में उसको ज्यादा समय लगता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब इस तरह से समझिए, जैसे कि आप सेल साइकिल को समझना है तो इस तरह से समझिए कि आप परीक्षा देना चाह रहे हैं, किसी चीज का परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो पहले उसके क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, तब जाके एग्जाम हॉल में बैठिएगा, वहां पे पेपर लिखिएगा, तब आपका परीक्षा होगा। ठीक है ना, इस तरह से होता है कि नहीं। तो तैयारी करने में ज्यादा समय लगेगा और उसके बाद परीक्षा देने में कम समय लगेगा। तो जो तैयारी करने वाला जो समय है, परीक्षा देने के लिए जो तैयारी करने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसी को बोलते हैं इंटरफेस। और जो डिवीजन यानी जो परीक्षा देने में जो समय लगता है, जो पीरियड होता है, उसे बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है ना। तो इस तरह से समझेंगे क्या कि सेल साइकिल क्या है। एक जो ह्यूमन का एक सेल होता है ना, उसमें जो इसकी 95% जो होता है इसके प्रिपरेशन में लग जाता है, और 5% में यह सेल क्या होता है, डिवीजन होता है। इस 24 जो घंटा है, आवर्स है, तो इसमें से आप समझिए कि इसके जो है ना 95% इसको समय क्या लगेगा कि तैयारी करने में, और 5% में यह क्या करेगा, डिवीजन करेगा। मतलब 24 घंटा में इसको ऑलमोस्ट लगभग 23 घंटा तैयारी करने में लगता है, और 1 घंटा के अंदर यह क्या कर लेता है, डिवीजन हो जाता है। तब जाके 24 घंटा में क्या होता है, एक जो सेल से दो सेल बनता है। ठीक, तो चलिए देख ले रहे हैं। तो सेल साइकिल के 2 फेस होता है। कौन कौन? एक होता है इंटरफेस, ठीक है ना, जिसे आई फेस कहते हैं, और दूसरा का होता है माइटोटिक फेस, जिसे एम फेस कहते हैं। तो इंटरफेस में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सेल अपना प्रिपरेशन करेगा सेल डिवीजन के लिए, तो इसे हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज। ठीक, अब देखिए, इसका और भी नाम है, इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, इसे ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल होता है वह सेल डिवीजन के लिए अपना तैयारी करता है, तो इसीलिए इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? ऐसे तो इसको इस फेस को यदि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, तो कुछ साइंटिस्ट ने इसे रेस्टिंग फेस भी नाम दे दिया।
और क्या होता है, इस प्रिपरेटरी यानी प्रिपरेशन कर रहा है इंटरफेस में सेल डिवीजन के लिए जो प्रिपेयर हो रहा है, तो क्या होगा, प्रिपेयर कीजिएगा तो आप में ग्रोथ होगा, सेल के अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगा, सेल का आकार बढ़ेगा, उसके साइज बढ़ेगा, तो इसके लिए इसे ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। मतलब इस फेज में मतलब सेल जो होता है ना वो ग्रोथ करता है। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज, ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो सेल साइकिल है इसमें से सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है प्रिपरेशन करने में। तो इसका है ना पूरे सेल साइकिल का 95% जो टाइम जो होता है ना वह इंटरफेस में खत्म होता है, 95% टाइम। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तैयारी हो रहा है। ऐसे समझिए कि आपको तैयारी करना है एग्जाम का, तो आप क्या करते हैं, एक साल में आपको एग्जाम देना है, तो एक साल आपके पास समय है, तो आप क्या करते हैं, हर साल मतलब रोज रोज एग्जाम थोड़ी देते हैं ना, आप क्या करते हैं, एक साल तैयारी करते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम आता है और 3 घंटे में आप पेपर दे देते हैं। तो वो जो पेपर दे रहे हैं वो आपका डिवीजन फेस होगा, माइटोटिक फेस हो गया, और जो आप एक साल जो तैयारी कर रहे हैं वो इंटरफेस हो गया। तो इंटरफेस मतलब प्रिपरेटरी फेस, और इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसलिए यह है ना लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेस को हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट फेज। तो लॉन्गेस्ट फेज है किसका, सेल साइकिल का, इसमें 95% टाइम ऑक्यूपाइड होता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसको सेल को डिवीजन करना है, तो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है, जो कोशिकांग है, उसका क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। तो जो भी सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि सेल डिवीजन में जो 2 सेल बनता है उसमें बराबर बराबर मात्रा में हर चीज मिलना चाहिए, बराबर बराबर में सेल ऑर्गेनेल होना चाहिए। तो इसके लिए पहले एक सेल में तो उतना नहीं रहता है, तो उस सेल में क्या होता है, उसमें उसको रिप्लिकेशन करना पड़ता है, उस सेल ऑर्गेनेल को डबल करना पड़ता है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के वेरियस सेल ऑर्गेनेल होता है उसका रिप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, और इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पदार्थ बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो इसमें जो उपापचयी क्रियाएं होती है वह सक्रिय रूप से होता है। तो ये इस जो फेस है इंटरफेस में, ये इसमें जो आप देखिएगा ना, तो यह मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस है, मतलब इसमें बहुत सारे पदार्थ बन रहा है, सब चीज हो रहा है, तो यह उपापचयी रूप से क्या होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। समझ में आया बात। चलिए दूसरा क्या है, अब समझ रहे हैं माइटोटिक फेस। तो माइटोटिक फेस में क्या होता है, सेल का डिवीजन करना होता है, तो इसे कहते हैं डिवीजन फेस भी कहते हैं। माइटोटिक फेस को डिवीजन फेस भी कहा जाता है, और इसमें दुगुना होता है, सेल डबल हो जाता है, दुग बन जाता है, इसलिए इसे मल्टीप्लिकेशन फेस भी कहते हैं। ठीक, हाँ, अब भाई एग्जाम देने में क्या करेगा, लगेगा, कम समय लगता है ना, तो यह शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या है, छोटा फेज होता है। इसमें इस जो टोटल जो टाइम है उसका 5% ही या इसमें लगता है, और 95% इंटरफेस में। इस तरह से समझिए, समझ में आया बात। एक और इसके और तरीका से समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझिए कि आप ये जो आपको परीक्षा देना है और तैयारी करना है, उसके बाद परीक्षा देना है। तो परीक्षा देने में क्या होता है, आप प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए इस प्रिपरेटरी फेज जिसे कहा जाता है। उसके बाद क्या है, आप घर में रहिएगा, पढ़िएगा, तो कोई बाहर से आदमी देखेगा तो आपको एक्चुअली सब आपको दिख नहीं रहा होगा कि पढ़ रहे होंगे, लग रहा होगा उसको क्या आप घर में हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप पढ़िए घर के अंदर, तो आप में क्या होगा, ग्रोथ होगा, आप ग्रोथ हो जाएगा ना, आप पढ़ाई में एक्सपर्ट होने लगेगा, धीरे धीरे बहुत कुछ जानने लगेगा जो पहले नहीं करते थे, अब पढ़ने लगे तो क्या आप में क्या आएगा, ग्रोथ आ जाएगा। तो इसीलिए इसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं। समझ में यार, लेकिन यह रेस्ट नहीं करता, इसे आप देखने से पता चलता है कि रेस्ट में इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, लेकिन यह जनरली रेस्ट नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। रिप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल जो होता है डबल होते रहता है, तो इसके अंदर जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज है वो सब करते रहते हैं। समझ में आया बात। और माइटोटिक फेज जिसमें हमको परीक्षा देना है, तो वो क्या आता है, हम परीक्षा में जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्या करिए, आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, डिवाइडिंग कीजिएगा, तो इसलिए यहाँ देखिए परीक्षा में जाना है, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग तक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको इजीली। समझ में आया बात।
तो यह था, आप नोट कर सकते हैं सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं। चलिए अब दोस्त बात करें इंटरफेस को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक साइंटिस्ट है हॉवर्ड एंड पेल्क ने, तो ये दोनों इसके अनुसार हॉवर्ड और पेल्क के अनुसार इंटरफेज को 3 सब फेज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, तो कौन कौन फेज है? जो इंटरफेस है उसके बात करें। जो इंटरफेस पहले हम देखें सेल साइकिल दो फेज में बांटा गया है। सेल साइकिल को 2 फेज में बांटा गया, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है इधर, तो इसे मतलब इंटरफेस और उसके बाद माइटोटिक फेज। तो इस इंटरफेस को मतलब 3 सब फेज में बांटा गया है। एक G1 फेज, इस S फेज और तीसरा का है G2 फेज। ठीक, तो इंटरफेस को 3 सब फेज में बांट गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। देखिए G1 फेज में क्या होता है, ये देखिए जब कोई सेल, जैसे यहाँ समझिए कि एक सेल है, ये डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल बना। अब ये सेल यदि डिवाइड करना है तो इंटरफेस में जाएगा पहले, उसके बाद माइटोटिक फेज में जाएगा। तो जब इंटरफेस में जाएगा तो सबसे पहले इंटरफेस में कौन फेज में आएगा? G1 फेज में। तो G1 फेज ये क्या आ रहा है? G1 फेज कब आ रहा है? माइटोटिक के बाद, इसीलिए इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। और गैप है इसके बीच में, इसके बीच में, इसे गैप फेज भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो सेल होता है वह ग्रोथ होता है, इसमें सेल का क्या होता है? ग्रोथ होता है, उसके लिए इसे हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। चलिए, तो इसी में आपको ये जो सेल होता है, जो जीएन इंटरफेस के जो G1 फेज है, उसी में सेल को यह निर्धारित करना है कि भाई हमको सेल को डिवाइड करना है कि नहीं, हमको परीक्षा देना है कि नहीं। परीक्षा देंगे तब ना आगे का काम करेंगे, तैयारी करेंगे। परीक्षा नहीं देना है तो निकल जाइए बाहर, G0 फेज में चल जाइएगा, जो कि हम बाद में बात करेंगे G0 फेज क्या है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इस जो G1 फेज है, इसी में डिसाइड करना होता है कि सेल को डिवीजन करना है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, सेल डिसाइड टू सेल डिवीजन। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो मतलब गार्जियन जो होता है, वही ना, उसी पर डिपेंड है कि उसी के अनुसार ना बटेगा कि 2 फैमिली होगा, 2 परिवार बनेगा। तो गार्जियन को सोचना होता है कि आखिर हमको इसको 2 भागों में बांटना है कि नहीं, 2 फैमिली को करना है कि नहीं, ठीक ना, 2 संतान को मतलब हिस्सा देना है कि नहीं। वह कौन फेज में बात करता है? G1 फेज में डिसाइड लेता है। ठीक है, तो सेल डिसाइड टू सेल डिवीजन। उसके बाद डिसाइड हो गया कि यदि सेल मतलब डिवीजन करना है, बंटवारा होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे तैयारी चलने लगता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे तैयारी होना लगता है। तो इसमें प्रोटीन RNA का सिंथेसिस होता है। इसमें प्रोटीन का जरूरत पड़ता है, तो RNA का निर्माण करेगा, सिंथेसिस करेगा, RNA का निर्माण होगा, तब ना बहुत सारा सेल ऑर्गेन का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस होने लगता है। उसके बाद इसमें जो सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग जो होता है, वह बढ़ने लगता है, मतलब डबल होने लगता है, उसकी इंक्रीज होने लगता है, उसकी संख्या उस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका भी क्या होगा, साइज बढ़ने लगेगा, जिससे क्या होगा, सेल साइज में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो सेल साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इससे क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है। तो इस तरह से समझिए इस बात को। अब ये जो देख ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे काम हो रहा है। देखिए नंबर मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, RNA का सिंथेसिस हो रहा है, सेल ऑर्गेनेल डबल हो रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है। तो इस सारी क्रिया हो रही है वो जोर शोर से। तो ये देखा जाए तो मेटाबॉलिकली या क्या होता है, या जो फेस होता है G1 फेस, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है ना। उपापचयी रूप से यह क्या होता है, एक्टिव फेस है, सक्रिय फेस है। ठीक है। उसके बाद यही जो है ना, इस जो G1 फेस है वह पूरे इंटरफेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेस है। लॉन्गेस्ट फेस कौन है, तो यह G1 फेस है। तो लॉन्गेस्ट फेस ऑफ इंटरफेस कौन है, G1 फेस। समझ में आया बात, G1 फेस क्या है। चलिए अब बात कर रहे हैं S फेस। तो दूसरा का फेस है S फेस। इसे सिंथेटिक फेस भी कहा जाता है। आखिर क्यों इसे सिंथेटिक फेस कहा जाता है, क्योंकि इसी में जो धन होता है, जो DNA होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, उसका डबल होता है। तो इसमें DNA का मतलब सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसे सिंथेटिक
फेस भी कहा जाता है। समझ में आया बात? तो इस फेस को सिंथेटिक फेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो डीएनए होता है उसका रिप्लिकेशन होता है, मतलब डबल होता है। अरे रुपया जब ज्यादा होगा ना, मतलब दुगुना हो जाएगा, तब दोनों को बांटा जाता है। इसमें रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो डीएनए की जो मात्रा होता है वह डबल हो जाता है। यदि पहले वाले सेल में, जो सेल है पहले जब मतलब इस फेज में नहीं आया था, जीवन फेज में, तो उसमें यदि समझे डीएनए कंटेंट यदि 2C है, तो इस फेज में क्या होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे डीएनए क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो डीएनए के जो अंदर जो कंटेंट होगा वह डीएनए क्या हो जाएगा, 2C से क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। डीएनए का कंटेंट 2C से 4C हो जाएगा, यानी डबल हो रहा है। तो डीएनए कंटेंट डबल, यानी पहले होगा 2C, तो यहाँ इस फेज में आने के बाद 4C हो जाता है। ठीक है। और पहले बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जरूरी ध्यान है, नो चेंज इन क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम जो पहले जो G1 फेज में क्रोमोसोम की संख्या जितना होता है, इस फेज में क्रोमोसोम की संख्या उतना ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब जो कंटेंट डीएनए का कंटेंट होता है वह डबल हो जाता है। पहले समझिए कि इसमें नो चेंज इन क्रोमोसोम, यदि पहले वाला सेल में 2Na है क्रोमोसोम की संख्या, तो इस वाला भी इस फेज में भी क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, मतलब 2N होगा। मान लीजिए इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इस फेज में जाने के बाद भी क्या 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन इसमें डीएनए का कंटेंट जो होगा उसकी डबल हो जाएगा। समझ में आया बात? उसके बाद इसमें जो होता है ना, जो मतलब एनिमल सेल है, ऐसे प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें जो सेंट्रियोल होता है उसका भी क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन क्यों? क्योंकि इसी को क्या करना है, यही स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो इस फेज में ही सेंट्रियोल का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें कुछ जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, उसका भी निर्माण होता है। ठीक है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो इसमें इस फेज में। ऐसे तो यहाँ प्रोटीन का निर्माण यही भी हो रहा है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से कथी, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, निर्माण कहाँ हो रहा है, तो इस फेज में। ठीक, समझ में आया बात? तो ये सिंथेटिक फेज, इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए के कंटेंट जो होता है वह डबल हो जाता है। अब बात करेंगे G2 फेज का। G2 फेज को कई नाम है, इसे प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ही ये जो G2 फेज के बाद ही सेल क्या होता है, माइटोटिक फेज में जाता है। तो उससे पहले है, इसलिए इसे प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। इसे गैप 2 फेज भी कहते हैं, इसे सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं नाम को। ठीक, इसमें क्या होता है, तो अब इसके बाद क्या होता है, G2 फेज के बाद क्या होगा, सेल डिवीजन करने जाएगा, माइटोटिक फेज में जाएगा सेल को। इसके बाद क्या कहना है, सेल को मतलब डायरेक्ट डिवीजन को। तो इसलिए इसमें मतलब कुछ डिवीजन के लिए जो पदार्थ जरूरत पड़ता है, उस पदार्थ को यह क्या करता है, मतलब सिंथेसिस कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिंथेसिस ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर एम फेज, जो एम फेज में जो जरूरत पड़ता है जो पदार्थ का, उसका यह क्या कहलाता है, इस G2 फेज में उसको क्लियर कर लेता है, ताकि वहां पे दिक्कत ना हो। समझ में आया बात? और जैसे कि RNA एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन, इस सब को क्या पड़ता है, इस सब का क्या होता है, यहाँ पे ही सिंथेसिस हो जाता है कहते G2 फेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ माइटोटिक फेज में जाइएगा तो यहाँ डिवीजन होता है। डिवीजन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम, इस तरह से समझिए, यहाँ गुणसूत्र जो होता है, जो क्रोमोसोम होता है, इस गुणसूत्र को क्या करता है, इसको अलग अलग करना पड़ता है, अलग अलग मतलब इसका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, या फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। हम जानते हैं स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, वह प्रोटीन के बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो यही स्पिंडल फाइबर क्या करता है, मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो जो भी पदार्थ सेल डिवीजन में चाहिए, एम फेज में चाहिए, उस सब का सिंथेसिस इस G2 फेज में हो जाता है। ठीक ना। जैसे RNA, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेगा, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल होता है, उसका भी सिंथेसिस हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इसका
क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो रिप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है वह कहाँ होता है? G2 फेज में। समझ में आया? एक और बात, यहाँ पे जो सेंट्रियोल है क्या का सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? तो S फेज में, ठीक है ना। या डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है? तो इंटरफेज में, सॉरी S फेज में। और भी सेल ऑर्गेनेल है जिसका मतलब रिप्लिकेशन G1 फेज में हो जाता है। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तरीका से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं माइटोटिक फेज को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम इससे पहले देखे थे कि सेल साइकिल को 2 फेज में बांटा गया है, एक इंटरफेज और दूसरे का माइटोटिक फेज। फिर देखे कि इंटरफेज को 3 सब फेज में बांटा गया है, एक G1 फेज, S फेज और इसके बाद G2 फेज। अब बात करें कि माइटोटिक फेज को 2 फेज में बांटा गया है, ठीक ना। एक है कैरियोकाइनेसिस फेज और दूसरा का है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। मतलब ये जो माइटोटिक फेज होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा का साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सबसे पहली बात यहाँ समझिए कि एक सेल है, ये सेल है, तो इस सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, मतलब क्या करेगा, मतलब पहले इंटरफेज में जाएगा, इंटरफेज में फिर G1, फिर इसके बाद S फेज में, उसके बाद G2 फेज में जाएगा, उसके बाद तब यह माइटोटिक फेज में जाएगा। तो माइटोटिक फेज में आएगा तो पहले सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा, मतलब ये 2 न्यूक्लियस बनेगा, ठीक। तब जाके जो इस साइटोप्लाज्म है वह डिवाइड होगा, नहीं तो इसका डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि 2 सेल का निर्माण होगा। तो यह होता है माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक। समझ में आया बात? अब चलिए बात कर रहे हैं कि देखिए कैरियोकाइनेसिस जो है ना, उसको जो कैरियोकाइनेसिस है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यह कई स्टेप में पूरा होता है, कंप्लीट होता है। पहला बात किसमें प्रोफेज आता है, प्रोफेज, उसके बाद फिर मेटाफेज होता है, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज। तो यह कैरियोकाइनेसिस का स्टेप है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद रखिए PM80, ठीक। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ये सब होने के बाद यहाँ जो टीलोफेज समाप्त होगा, उसके बाद तब जाके होगा कथी, साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तब ना साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में ये सब स्टेप होता है, ठीक है ना, ये सब फेज आता है, और फाइनली टीलोफेज के बाद तब साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक, साइटोकाइनेसिस। तो पहले इसको देखिए, यह एक सेल साइकिल है, यह सेल साइकिल है, ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं। तो जो इसका हम जानते हैं कि इंटरफेस होता है और एक मतलब माइटोटिक फेज होता है। तो ये जो इंटरफेस होता है लॉन्गेस्ट फेज है, माइटोटिक फेज जो है वह शॉर्ट फेज है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो इंटरफेस है इस तरह से हम बनाए हुए हैं। तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो भी है यहाँ तक, यह क्या इंटरफेस है। इंटरफेस को कितने भागों में बांटा गया है, 3 फेज में बांटा गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक। उसके बाद G2 फेज के बाद आता है माइटोटिक फेज। क्या आता है, माइटोटिक फेज, ठीक है ना, M फेज आता है। तो यहाँ समझिए, जो माइटोटिक फेज आता है उसको 2 भाग में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस के 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद ये जो हो गया कैरियोकाइनेसिस, इस फेज में बांटा गया है। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। उसके बाद यहीं के बाद जो होता है ना, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो यह सेल साइकिल का एक भाग था, किस तरह से पहले कब किस में जाता है और किस तरह से फाइनली सेल का निर्माण होता है, डिवीजन होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, टीलोफेज क्या है, और इसमें मतलब न्यूक्लियस किस तरह से डिवीजन होता है, उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कार्य होता है, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया और लगा कि यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।